हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय का मतलब दोस्तों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की हम आज बात करने वाले हैं। थोड़ा ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं जाएगा, बस 15-20 मिनट का टॉपिक है, उसे आप आराम से समझ लीजिए और कभी कभी क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जाता है। तो आज जो हमारा टॉपिक है दोस्तों अधीनस्थ न्यायालय। तो अधीनस्थ न्यायालय क्या होता है हम इसको पहले देखेंगे, फिर इनके जो जज होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है उनके बारे में हम लोग देखेंगे, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि इनके नामों में क्या फेरबदल है। क्या आप अधीनस्थ न्यायालय का मतलब ये समझ सकते हैं कि जैसे समझिए कि अधीनस्थ न्यायालय क्या होता है। अगर मेरे पास जगह यहाँ है तो मान लीजिए कि सबसे ऊपर में होता है सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के नीचे होता है हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के नीचे जो हाई कोर्ट है वो क्या है, अधीनस्थ है। और हाई कोर्ट के नीचे जो होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलिए या सेशन कोर्ट बोलिए, ये अधीनस्थ न्यायालय होता है। इसीलिए हम टॉपिक लिखे हैं अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय की चर्चा यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की चर्चा किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद जो हमारा रहेगा दोस्तों 233 से लेके 237 तक। पूछेगा कि अधीनस्थ न्यायालय किस भाग में है, तो भाग 6 में अधीनस्थ न्यायालय की चर्चा है। अगर हम बात करें कि अधीनस्थ न्यायालय की चर्चा भाग 6 में है, यानी क्वेश्चन को ऐसे बना के वो दे सकता है कि बताइए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो भाग 6। अगर ये पूछेगा कि अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 233 से लेके 237 तक में, क्योंकि इसके पहले हम आपको हाई कोर्ट पढ़ाए थे। हाई कोर्ट अनुच्छेद 214 से लेके 231 तक था। 32 अनुच्छेद को डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद जो अनुच्छेद आएगा 233 से 237। अब हम लोग समझते हैं दोस्तों कि अधीनस्थ न्यायालय क्या होता है। आप सबसे पहले यहां समझिए, आप अपने जो डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप जो डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, जैसे नवादा में रहते हैं, तो नवादा में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो आप जाते होंगे, बोर्ड पढ़ते होंगे, तो वहाँ पे लिखा रहेगा कहीं पे सत्र न्यायालय। फिर बगल में देखिएगा कि वहाँ पे लिखा रहेगा व्यवहार न्यायालय, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये क्या है, क्यों ऐसा नाम दिया गया है इन लोगों का, जो कोर्ट का ऐसा नाम क्यों है। तो हम उन्हीं चीज़ों के उन्हीं विषय के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करना चाहते हैं कि आखिर क्यों लिख देता है व्यवहार न्यायालय। तो समझते हैं दोस्तों। मान लीजिए कोई मकान है, ठीक है, ये मान लीजिए कि कोर्ट है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का ये कोर्ट है, ठीक है, और इसके व्यवहार न्यायालय भी कहा जाता है, सत्र न्यायालय भी कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहा जाता है, कई इसके नाम हैं। तो नाम से ज़्यादा नाम में कुछ नहीं रखा हुआ है, काम एक ही रहता है, लेकिन थोड़ा सा समझते हैं कि इनका अंतर क्या होता है। अब मान लीजिए कि जो जिला न्यायालय होता है, जिला न्यायालय का मतलब सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और फिर लिखा रहेगा सेशन कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट अंग्रेजी में नाम है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हिंदी हो गया जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हिंदी होगा जिला न्यायालय, और सेशन कोर्ट का हिंदी होगा सत्र न्यायालय। बात यहाँ पे समझिए, एक ही मकान रहेगा, सिर्फ नाम बदल रहा है, ठीक है। बिल्डिंग एक है, ये मान लीजिए बिल्डिंग है, कोर्ट का बिल्डिंग है, नाम बदल रहा है, मकान एक ही रहेगा। बात को समझिए, बिल्डिंग एक ही रहेगा, नाम बदल रहेगा, नाम अलग रहेगा। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट। अगर हम बात करें कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज बैठता है उसको जिला न्यायाधीश कहा जाता है। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज बैठता है उसे जिला न्यायाधीश कहा जाता है, और जो सेशन कोर्ट में जज बैठता है उसको सत्र न्यायाधीश कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अब अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा नाम देखते हैं, जो जिला न्यायालय है उसी को कहा जाता है व्यवहार न्यायालय। जो जिला न्यायालय है उसी को व्यवहार न्यायालय कहा जाता है, और इसी को अंग्रेजी में एक और नाम होता है सिविल कोर्ट। सिविल का अर्थ होता है व्यवहार, ठीक है दोस्तों, सिविल का ही अर्थ होता है व्यवहार। तो सिविल का मतलब भी व्यवहार न्यायालय और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मतलब भी व्यवहार न्यायालय।
और इसी को आप जिला न्यायालय। तो ये अंग्रेजी और हिंदी मिला के 4 नाम हैं। अगर यहाँ पर सेशन कोर्ट की बात किया जाए तो हिंदी में इसे कहा जाता है सत्र न्यायालय, और यहाँ पर जो जज बैठते हैं उसे कहा जाता है सत्र न्यायाधीश। अगर हम बात करें कि इसे क्रिमिनल कोर्ट भी कहा जाता है, इसे क्रिमिनल कोर्ट भी कहा जाता है और इसे आपराधिक न्यायालय भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, सेशन कोर्ट को। और इसके जो जज होते हैं वो सत्र न्यायाधीश कहलाते हैं। जैसे यहाँ के जज को डीजे कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट जज, वैसे यहाँ का जज को सेशन जज कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें कि जिला न्यायालय में कौन कौन सा मामला जुड़ा हुआ होता है, जिला न्यायालय से मामला जो जुड़ा होता है दोस्तों वो होता है शादी से, रुपये पैसे से, यानी कि रुपए से जुड़ा हुआ मामला होता है। शादी हुआ, तलाक हुआ, चेक बाउंस हुआ, संपत्ति से जुड़ा हुआ मामला हो, वो कौन देखेगा? वो डिस्ट्रिक्ट जज देखेगा, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखेगा। लेकिन अगर हम बात करें सत्र न्यायालय में कौन कौन से मामले देखे जाते हैं, तो क्रिमिनल मामले देखे जाते हैं। जैसे चोरी का मामला, वो क्रिमिनल मामला है। जैसे डकैती का मामला, वो भी क्रिमिनल मामला है। मर्डर का मामला, वो भी क्रिमिनल मामला है। तो उसे देखने का कार्य किया जाता है कहाँ पे? सेशन कोर्ट में। अगर हम बात करें कि इसके कुछ और नाम हैं, जैसे समझिए इसे व्यवहार न्यायालय भी कहा जाता है, जो कि ऊपर में लिखे हैं। यहाँ के जो मामले होते हैं इसे दीवानी मामले कहा जाते हैं। दीवानी मामले जो होता है दोस्तों, उर्दू शब्द का, उर्दू वर्ड का ये शब्द है दीवानी मामले। दीवानी मामले जब भी पूछेगा दीवानी मामले से क्या जुड़ा हुआ होता है, तो दीवानी मामले से जुड़ा होता है शादी से जुड़ा हुआ मामला, तलाक से जुड़ा हुआ मामला। अगर आपको कोई चेक दिया है और चेक बाउंस हो गया है तो उस पर भी केस आप कीजिएगा, तो कहाँ कीजिएगा? सिविल कोर्ट में कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और संपत्ति से जुड़ा हुआ मामला, तो इन सब मामले को कहा जाता है दीवानी मामला। अगर हम बात करें दोस्तों कि सेशन कोर्ट में कौन सा मामला होगा? दांडिक मामला। दांडिक मामला मतलब जिसमें दंड देने का प्रावधान हो, और ऐसा मामला होगा जो फौजदारी हो। तो फौजदारी जो है उर्दू वर्ड से निकला हुआ है। फौजदारी का मतलब ही होता है फौजदारी। फौजदारी करना मतलब लड़ाई करना। तो लड़ाई झगड़ा, मर्डर, क्रिमिनल केस जो होता है वो मामला हम सेशन कोर्ट में देखते हैं। अगर हम बात करें कि क्या अधीनस्थ न्यायालय के नीचे भी कोई न्यायालय होता है? जी हाँ दोस्तों, होता है। अधीनस्थ न्यायालय के नीचे भी न्यायालय होता है, जहाँ पे हम मुंसिफ न्यायालय भी कह सकते हैं। तो उन न्यायालय को कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाता, इसलिए कोई इम्पोर्टेंट उतना नहीं रखता है, क्योंकि जो बहुत छोटे मोटे केस होते हैं वो सब अधीनस्थ न्यायालय के यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे देखा जाता है। तो वो मामला थोड़ा सा अलग है। अगर हम बात करें दोस्तों कि थोड़ा सा डीएम क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अगर हम बात करें कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या होता है, तो समझिए क्योंकि कोर्ट में भी बैठता है तो उसे मजिस्ट्रेट कहा जाता है, और एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है जो डीएम होता है। तो इन दोनों का थोड़ा सा हम अंतर हल्का सा समझ लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। पहले जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो उसके पहले जो डीएम होता था, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता था, वह प्रशासनिक का भी कार्य करता था और न्यायपालिका का भी कार्य करता था। यानी कि प्रशासनिक कार्य और न्यायपालिका डीएम के अधीन में था। ठीक है दोस्तों, इसका डीएम ही निपटारा करता था। लेकिन आपको पता होगा कि भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है 50, इसीलिए इस डीएम का नाम अभी तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही रह गया है। यानी कि मजिस्ट्रेट का मतलब ये नहीं कि वो कोर्ट में बैठ रहा है। मजिस्ट्रेट तो वाकई तौर पे किसे कहा जाएगा?
जो कोर्ट में न्यायपालिका कर रहा है, जो न्याय कर रहा है, उसे हम मजिस्ट्रेट कहेंगे। लेकिन अनुच्छेद 50 संविधान का क्या कहता है? कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक्करण, यानी कार्यपालिका को आइए दोस्तों हम लोग ये समझते हैं कि अनुच्छेद 50 क्या कहता है। अनुच्छेद 50 कहता है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक्करण करेंगे, यानी 50-50 की बात करता है। तो अनुच्छेद 50 में संविधान में ये साफ शब्दों में लिख दिया गया कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण होगा। लेकिन पहले क्या होता था, डीएम ही प्रशासनिक कार्य यानी कार्यपालिका का काम भी करता था और न्यायपालिका का भी कार्य पहले कौन करता था? डीएम ही करता था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से डीएम का मतलब हो जाता है वो अभी जो है कार्यपालिका का काम संभालता है और प्रशासनिक कार्यपालिका का ही काम संभालता है। लेकिन न्यायपालिका का काम अब जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो कोर्ट में भी होते हैं, तो वो संभालते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम बात करें कि डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति कौन करता है। अब हम समझेंगे दोस्तों डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति कौन करता है। तो जरा सा समझते हैं डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति कौन करता है। डीजे की नियुक्ति, ठीक है दोस्तों, डीजे की नियुक्ति जो जज है उनका नियुक्ति कौन करता है? अनुच्छेद 233 में इसका वर्णन है। ठीक है, सबसे पहले अगर बात कर लीजिए कि आर्टिकल 233 में इसका वर्णन है और आर्टिकल 233 ये कहता है कि जो डीजे की नियुक्ति होगा, डिस्ट्रिक्ट जज की जो नियुक्ति होगा, डीजे की जो नियुक्ति होगा वो राज्यपाल करेगा। और राज्यपाल करेगा किसकी सलाह से? हाई कोर्ट की सलाह से। यानी कि यहाँ कहता ये है दोस्तों कि जो डीजे का नियुक्ति है वो राज्यपाल करेगा और हाई कोर्ट की सलाह से वो करेगा। ठीक है दोस्तों, हाई कोर्ट की सलाह से करेगा। आर्टिकल 233 में क्या लिखा है? डीजे की नियुक्ति होगा वो राज्यपाल करेगा हाई कोर्ट की सलाह से। ठीक है, आप समझ जाइएगा कि डीजे की नियुक्ति राज्यपाल करता है और वो हाई कोर्ट की सलाह से करता है। अगर हम बात करें कि योग्यता डीजे का क्या होना चाहिए, एक डीजे का योग्यता क्या होना चाहिए, इनकी योग्यता के ऊपर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इनकी योग्यता होना चाहिए, प्रथम वह भारत का नागरिक होना चाहिए, और किसी भी न्यायालय में 7 वर्षों तक वकालत किया हो, किसी भी न्यायालय में 7 वर्षों तक वकालत किया हो। और तीसरा अगर आप कंडीशन देना है तो दे सकते हैं। तीसरा कंडीशन में होगा क्या कि हाई कोर्ट उसके नाम का सिफारिश किया हो, हाई कोर्ट उसके नाम का सिफारिश किया हो। ये 3 योग्यता हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज बनने के लिए होना चाहिए कि वो नागरिक होना चाहिए भारत का, 7 वर्षों तक वकालत किया हो किसी कोर्ट में, और हाई कोर्ट उसके नाम का सिफारिश किया हो, यानी कि हाई कोर्ट उसके नाम को भेजा हो कि आप इस व्यक्ति को जज बनाइए। तो ये 3 योग्यता जो है होना चाहिए। अनुच्छेद 234 ये कहता है
कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जितने भी अधिकारी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जितने भी अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल एवं पीएससी के द्वारा किया जाता है, के द्वारा किया जाता है। यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जितने भी अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल एवं पीएससी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर दो बातें कह रहे हैं, राज्यपाल पीएससी के द्वारा किया जाता है और अंत में वह हाई कोर्ट से विचार करता है। कहने का अर्थ यह है कि आर्टिकल 234 क्या कहता है कि आप देखते होंगे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और भी कितना वैसे हैं जो छोटे जज होते हैं, जिनको आप बीपीएससी के द्वारा एग्जाम के द्वारा जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन जो होते हैं राज्यों के, उसके द्वारा जुडिशियल सर्विस के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर तो ये सही है कि पीएससी यानी पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा इनको भी सिलेक्शन किया जाता है और फिर राज्यपाल का भी वहाँ पे हस्तक्षेप होना चाहिए। जब इन दोनों का हस्तक्षेप हो जाएगा तो अंत में हाई कोर्ट का भी विचार होना चाहिए। यानी जितने हाई कोर्ट में डीजे जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके अलावा और भी कई न्यायाधीश होते हैं, तो उनकी नियुक्ति के संदर्भ में आर्टिकल 234 ये कहता है। अब अगर हम बात करें दोस्तों 33 हो गया, 34 हो गया, अब अगर हम बात करेंगे तो अनुच्छेद 235 का, तो समझिए 235 क्या कहता है। 235 क्या कहता है कि जिला कोर्ट में जितने भी कर्मचारी होते हैं, यानी वहां पे अधिकार जितने भी कर्मचारी होते हैं, यानी कि आप देखते होंगे कि न्यायालय में चपरासी भी होता है, जिला न्यायालय में क्लर्क भी होता है, तो जितने भी कर्मचारी होते हैं उनकी सेवा शर्त का निर्धारण हाई कोर्ट करता है। सेवा शर्त का निर्धारण हाई कोर्ट करता है। ये आर्टिकल 235 में लिखा हुआ है। तो हम लोग कौन कौन सा आर्टिकल पढ़ लिए? 233, 234, 235। यानी कि आप देखते हैं कि जो 4th ग्रेड का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बहुत सारा वैकेंसी भी निकलता है 4th ग्रेड पे जिला न्यायालय में, तो देखते होंगे उसका जो सेवा शर्त रहेगा कि उसका सैलरी क्या रहेगा, उनका सेवानिवृत्त कितने दिनों तक रहेगा, उनको पेंशन क्या दिया जाएगा। तो जितने भी उनके सेवा शर्त का निर्धारण है वो कौन करते हैं? वो करते हैं हाई कोर्ट। यानी किस राज्य का हाई कोर्ट? जैसे मान लीजिए बिहार का नवादा जिला का कोई क्लर्क, नवादा जिला में जो जिला न्यायालय वहाँ पे कोई क्लर्क में पोस्टेड होता है, तो उनके सेवा शर्तों का निर्धारण पटना हाई कोर्ट करेगा कि कितने दिनों तक जॉब होगा, कितना उनका सैलरी होगा। यही अनुच्छेद 235 बतलाता है। अगर हम बात करें कि जिला न्यायाधीश का शक्ति क्या है, तो जिला न्यायाधीश को तो सबसे पहला शक्ति है कि वो मृत्यु दंड की सजा भी दे सकता है। यानी कि आप अगर जिला कोर्ट का अगर एक न्यायाधीश का इतना पावर है कि किसी को फांसी का सजा दे सकता है, उम्र कैद का सजा दे सकता है, लेकिन फांसी और उम्र कैद की सजा देने में से पहले उन्हें हाई कोर्ट से विचार विमर्श करता है। ठीक है दोस्तों, जो जिला न्यायालय है उनका टॉपिक यहीं पर था, यहीं पर समाप्त होता है। अब हम लोग आगे फिर देखते हैं कि अगला जो टॉपिक रहेगा वो बहुत जल्द हम लाएंगे। फिर मिलते हैं एक नए क्लास।